हेलो। चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव। आज मैंने आपसे कल कहा था कि मैं 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने कंप्यूटर साइंस के, वो बहुत ही एलिमेंट्री हैं। मैंने बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस आज आपके सामने रखे हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। पर डे जो क्वेश्चन की लेवल होंगे वो बढ़ेंगे। आज जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत ही क्या हैं, आप देखेंगे तो लो लेवल के हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं, बेसिक फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर के जो एलिमेंट्री पार्ट्स होते हेलो हेलो। चलिए, हम लोग यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही एलिमेंट्री हैं, और सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ चुके हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं से जुड़े फंडामेंटल क्वेश्चन आज आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर भी होता है एंड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में मशीन है, तो मशीन में आप जानेंगे कि सेकंड ऑप्शन पे आइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है जैसे मदरबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन और भी ऑप्शन देख लीजिए, माउस एंड कीबोर्ड, ये दोनों क्या है? हमारे आपके हार्डवेयर पार्ट है। तीसरा सर्किट डायग्राम, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? इसका सही ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे सही आपका आंसर बनेगा, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। सही ऑप्शन बना आपका 2। मतलब जो इसका आंसर क्या है? 2। ठीक, आंसर क्या बना? 2। एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है? हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं, हार्डवेयर भी होती हैं और सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को कभी मैन्युफैक्चर नहीं करते, सॉफ्टवेयर को हमेशा डेवलप किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है
कि कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क क्या है, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आप लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? तो अगर कंप्यूटर के ब्रेन की बात करें, दिमाग, तो आपको पता है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू और कंट्रोल यूनिट। अगर आपको मेरा वो डायग्राम याद हो, जो डायग्राम मैंने बनाया था सीपीयू का, यहाँ पे एक सीपीयू बनाया था, उसमें मैंने यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को भी रखा था, कंट्रोल यूनिट को भी रखा था, और यहाँ पे एएलयू को रखा था, और बाकी यहाँ पे मैंने मेमोरी लगाया था। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? ये इसको बोल रहे थे, मतलब आपका ये क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या बना? तीसरा। तीसरा इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि इतने एलिमेंट्री क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं, फंडामेंटल के क्वेश्चंस हैं, और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आपके पास माइक्रो कंप्यूटर भी है, सुपर कंप्यूटर भी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है और मिनी कंप्यूटर भी है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम कंप्यूटर को साइज के आधार पे क्लासिफाई करें, अगर हम लोग कंप्यूटर को साइज के आधार पे क्लासिफाई करें, स्पीड के आधार पे क्लासिफाई करें, कंप्यूटर दो ही है, डिजिटल और एनालॉग, और तीसरा क्या है? हाइब्रिड। थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं, यहाँ पे आया हुआ है। तो कंप्यूटर दो ही है, एक है डिजिटल, एक है एनालॉग, और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। डिजिटल क्या करता है? जो आप लोग यूज कर रहे हैं, बाइनरी वाला। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, साइनोसोडल वेवफॉर्म चलती है। साइनोसोडल वेवफॉर्म का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की एनालॉग की बात करूं, तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें साइनोसोडल वेवफॉर्म चलती है, ऐसे ये वाला वेवफॉर्म चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, और ऐसे कंप्यूटर जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हैं, साइनोसोडल वेवफॉर्म चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक जैसे पहले स्टेबलाइजर में एक आते थे मीटर सुई वाले, खट 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 घूमता था। आपके गाड़ी में मीटर आते थे, वो सब इलेक्ट्रिकल पार्ट वाले हैं, वो सब एनालॉग मीटर है। लेकिन अब डिजिटल आ गए हैं सब जगह। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें आपके 0 और 1 के फॉर्म में सिग्नल चलते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में चलते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, मान लीजिए, फिर 0 हो गया, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1, और फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1। ये चलते हैं डिजिटल में। तीसरा क्या होता है जो मैंने आपको बताया? क्या? हाइब्रिड। क्या बताया? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी उसकी जरूरत किसी को ना पड़े। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोगों ने जो ईसीजी देखे होंगे, ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, उसके पास एक मशीन होती है ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे वो हार्ट की वेवफॉर्म करके बताता है कि हार्ट में बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो ईसीजी मशीन इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी वेवफॉर्म बनाते हैं, वॉल्व का V1, V2, V3, V4 ऐसे बनाते हैं, वो मशीन आपकी जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ईसीजी मशीन। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी किसी को ऐसी मशीन की जरूरत ना पड़े। एक और इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा डायलिसिस मशीन। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस मशीन जो है वो भी आपकी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताया आपको, किसका? हाइब्रिड का। ईसीजी और डायलिसिस मशीन, ये दोनों आपके क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। चलते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। व्यक्तिगत तौर पे हम लोग जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत हाईली स्पीड होता है, बहुत पावरफुल होता है।
अगर अगर एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम मेजर कर रहे हैं या अनुमान लगाएं कि एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी हो सकती है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मिनी कंप्यूटर को अगर हम क्या करें एक साथ यूज करें, मतलब 40,000 मिनी कंप्यूटर जो होंगे, एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं मैं, एकदम कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन 40,000 मिनी कंप्यूटर को आप क्या करिए, उसकी स्पीड जितनी होगी उतनी आपकी एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड होगी। परम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था ये एयर डोम में इस्तेमाल होता है, हवाई अड्डों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे हमको रियल लोकेशन को पता करना होता है। तो सबसे फास्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जिस कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर बनेगा, आंसर हो गया पहला। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है। आपको याद होगा जब मैंने फंडामेंटल की क्लास ली थी तो आपसे कहा था कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता क्या है, आप इसको देते हैं डेटा और यहां से मिलता है आपको इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी पहली लेक्चर की क्लास याद हो या आपने वीडियो देखा होगा तो आपको वहां पे इसका आंसर मिल रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? तो क्या कर रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इसका सही आंसर बना 3। इसका आंसर क्या बना, 3, इंफॉर्मेशन। ठीक, तो यहां पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। आइए आगे चलते हैं। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर हम लोग बात करें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के जनरेशंस को देखें, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने प्रोसेसिंग के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। थर्ड जनरेशन में आईसीज, फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी खोज करने वाले थे कौन, जेएस किल्वी साहब। आईसी को सबसे पहले बनाया किसने, जेएस किल्वी साहब। ये हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल है। क्या है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन। ठीक, इसकी बनी होती है। ठीक है, जनरेशन अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में आईसीज। आईसीज में क्या किया गया, लगभग 1000 इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को आईसीज के अंदर रैप्ड कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। तो कंप्यूटर की साइज थोड़ा छोटी हो गई। आईसीज का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बनाने वाले कौन थे, जेएस किल्वी साहब। सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है सिलिकॉन, उसकी बनी होती है। अगर इसी में बढ़े, फोर्थ जनरेशन में एलएसआई आ गया, या इसको बोलते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आपसे एग्जाम में वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं लिख दे रहा हूं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जान लीजिए, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या किया गया, इसमें लगभग 1 लाख सर्किटों को कंबाइन किया गया। 1 लाख से कम कह लीजिए, ये कह लीजिए कि 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को आईसीज में कंबाइन किया गया। और वीएलएसआई एक ऐसी तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वरदान है। इसी के आने से हम लोग बड़ी बड़ी डिवाइसों को छोटा कर गए। आपने देखे थे पहले टीवी बड़ी बड़ी आती थी, फिर टीवी छोटी छोटी आने लगी, पतली आने लगी, फ्लैट आने लगी। तो ये तकनीक किसकी थी, वीएलएसआई के कारण। अगर 5वीं जनरेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं यूवीएलएसआई। क्या बोलते हैं, यूवीएलएसआई। बस नाम हो गया अल्ट्रा, आगे लग गया यूवीएलएसआई अल्ट्रा, तो इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा, ULTRA। बाकी वही है, अल्ट्रा
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये है 5वीं जनरेशन जो आज की डेट में चल रही है। जो स्मार्टफोन आप देख पा रहे हैं वो एक UV-LSI तकनीक की देन है। तो यहां पे पूछ रहा है कि प्रथम पीढ़ी क्या थी। तो प्रथम पीढ़ी जो थी वो आपकी 1942 से लेके 1956 की थी। ठीक है, यहां पे फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम था वो क्या था, 1942 से लेके 1956 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम कौन करता है? इन्वर्टर क्या होता है? नॉट गेट होता है, वो आप घर में लगा हुआ है। UPS क्या करता है? आपकी जब कंप्यूटर पे पावर सप्लाई बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो कुछ देर के लिए बैकअप देता है आपको। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अगर आप UPS का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या फुल फॉर्म होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये फुल फॉर्म है किसका? SMPS का। तो इन्वर्टर ये काम नहीं करता, UPS ये काम नहीं करता, सही काम कौन करता है? SMPS। SMPS क्या करता है? आपके सिस्टम में जो पावर सप्लाई आ रही है उसको AC से DC, आपके जो आउटलेट है जहां बोर्ड आप में प्लग लगा रखा है वहां से करंट को वो क्या कर रहा है? DC में चेंज कर रहा है। तो AC को DC में चेंज करने का काम कौन करता है? SMPS। आगे चलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में पता है आप लोग को, हमने बताया भी है पढ़ाते वक्त फंडामेंटल में कि रैम में डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक कि इसको पावर सप्लाई क्या कर दी जाए? पावर सप्लाई इसमें हम लोग दे रहे हैं। जब तक इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं तब तक कंटेंट आपका रैम में रहेगा। और जैसे ही पावर सप्लाई बंद, कंटेंट आपका लॉस। और कंटेंट आपका लॉस हुआ तो हम इसका कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ना कि परमानेंट। ठीक, मतलब क्या हुआ? इसका सही आंसर बनेगा टेम्परेरी स्टोरेज। आंसर इसका बना दूसरा, ना कि ये परमानेंट है। टेम्परेरी स्टोरेज है आपका रैम। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं और इसका भी करते हैं। सही आंसर होगा आपका आंसर 4। इसका सही आंसर क्या बनेगा? 4। मतलब आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं? जब सबसे पहला क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 था, उसमें क्या लिखा था? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को हम लोग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर को हम लोग कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर आपका जो है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है आपका? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका आंसर बनेगा 3। चलते हैं आगे। कीबोर्ड के जिन बटनों पे F1, F2, F3, F4, F5, F12 तक की लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीबोर्ड में आपके पास ऊपर देखिएगा F1 से लेके F12 तक की लिखी होती है, उन की को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? आंसर हुआ 1, मतलब फंक्शन की। न्यूमेरिक नहीं बोलते। न्यूमेरिक क्या होती है? जो आपका इधर नंबर लॉक होता है, नम लॉक,
नम लॉक और आपके पास की बनी हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। उसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड बोलते हैं, जो कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में एक बना होता है, कुछ की लगी होती है, यहाँ पे INS लगा रहता है ऐसे की लगी रहती है, और यहाँ पे इंटर की रहती है। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। और जो आपकी की लिखी हुई है F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बना? इसका आंसर बना पहला। फर्स्ट जो होगा, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 1 KB का मान क्या है? 1 KB का मान क्या है? तो 1 KB का मान होता है, आपको बताया था शुरुआत में, मेमोरी के मेजरमेंट में हमने आपको यूनिट्स लिखाई थी। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मेमोरी को हम लोग बिट, सबसे छोटी इकाई है, बिट के बाद निबल था, फिर बाइट था, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर जीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, उसके ऊपर बहुत सारे जोटा योटा, सबसे बड़ा क्या था? जियो बाइट था। सबसे बड़ी मेजरमेंट यूनिट जो है वो जियो बाइट है, GEO। सबसे बड़ी इकाई जो है मेजरमेंट की वो क्या है? जियो बाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेमोरी मेजरमेंट। यहां पूछ रहा है कि 1 KB का मान क्या होता है? 1 KB का मान क्या होता है? 1024 बाइट। इसका सही आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा इसका? 3। इसका सही आंसर बनेगा तीसरा। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक है, क्योंकि आज पहला सेशन रखा है मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल का, इसलिए बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस ही आपके सामने लेके आए हैं। FDD, ठीक है, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कनेक्टर में पिन की संख्या कितनी होती है? FDD क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसका पूरा नाम है। FDD में पूछ रहा है कनेक्टर पिन की संख्या। FDD में कनेक्टर पिन की संख्या होती है 34, याद रखिएगा। FDD में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, कनेक्टर पिन की, जो कनेक्टर पिन है उनकी संख्या होती है 34। तो ये आपका बना आंसर इसका तीसरा। थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा, FDD में पिन की संख्या। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग कौन सा है? ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट, यहां जो वर्ड है इसमें ही आंसर छिपा है। आंसर छिपा है, कंपोनेंट की बात कर रहा है, मतलब भाग की। आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, मैथ्स में भी आप कंपोनेंट निकालना जानते होंगे, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, आप लोग जानते होंगे, मैथ्स से जुड़े होंगे विद्यार्थी होंगे, तो आप कंपोनेंट समझते होंगे। अगर ये R है, अगर ये R है तो ये क्या होगा? R cos थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा? R cos थीटा होगा। और ये कंपोनेंट क्या होगा? R sin थीटा। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, R cos थीटा और sin थीटा, दीज आर द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब होता है भाग, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। तो वहां भाग होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों, मतलब एक वर्ड है कंपोनेंट, एक वर्ड है गतिविधियां, यही आंसर मिल जाएगा आपको। सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? कंट्रोल यूनिट। अगर कंट्रोल यूनिट काम करना बंद कर देगा तो जितना भी क्या है, जितना भी आप कहिए कि कंट्रोलिंग है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एकदम अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कंपोनेंट्स के बीच। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तीसरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तीसरा। चलिए, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका, ये क्वेश्चन आपका अगर समझना चाहें तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से है, COA, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? इंटरफेस। क्या कहलाता है? इंटरफेसिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिंग, ठीक है। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका
क्या कहलाता है? इंटरफेसिंग। इसका सही आंसर होगा, आंसर बनेगा दूसरा। आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट। पर्सनल कंप्यूटर आपके घर में है, पीसी है। पीसी में आपने क्या किया है, जितने भी कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड से जोड़ेंगे, रैम है मदरबोर्ड से जोड़ेंगे, अन्य को भी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आप जोड़ेंगे मदरबोर्ड से। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एटसेट्रा। तो पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट मदरबोर्ड है। विदाउट मदरबोर्ड आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। वहां पे सबसे तेज कंप्यूटर बताया, आपको बताया स्पीड की तुलना करके कि 40,000 मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड हो सकती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से तेज कोई भी कंप्यूटर इसमें नहीं है। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मेमोरी महंगी होती है, कॉस्टली है? सबसे महंगी मेमोरी पूछ रहा है कि इनमें से जो आपकी मेमोरी दी हुई है उसमें सबसे कॉस्टली कौन सी है? तो सबसे कॉस्टली होती है कैश मेमोरी, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच होती है, इनबिल्ड होती है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी हाई कॉस्ट की है, तो आप सोचिए वो मेमोरी भी सबसे हाईली कॉस्टली होगी। तो उसका सही आंसर क्या बना? कैश मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी महंगी होती है? कैश मेमोरी। इसका भी आंसर क्या बन गया? तीसरा। इसका आंसर थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। 1001110, अगर यहां पे देखिए 8 बिट है, कह रहा है इन 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? मैंने बताया था 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट। अगर आप कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट वाला लेक्चर हमारा देखेंगे तो वहां पे आप ये पाएंगे कि वहां पे हमने बताया था कि सबसे छोटी इकाई बिट है, बिट के बाद निबिल है, निबिल के बाद बाइट है। तो 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट। क्या बनाते हैं? एक बाइट। तो इसका सही आंसर हो गया बाइट। तो मतलब आंसर बन गया दूसरा। आंसर क्या बन गया? दूसरा। चलते हैं आगे की तरफ। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो था एबकस। एबकस लकड़ी का बना यंत्र था, उसमें आप वायर लगे थे, प्लास्टिक की गोलियां थी, 11-11 गोलियां होती थी। चाइना में इसको बनाया गया था और 1600 ईस्वी के नियर अबाउट हैं हम। 1600 ईस्वी में ना हम थे ना आप थे। वहां पे इसकी शुरुआत हुई चाइना से और उसको एबकस नाम दिया गया था। तो एबकस से पुराना कोई चीज नहीं है। तो गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण क्या है? एबकस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? पहला। चलते हैं आगे की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, कल मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज मैं एलिमेंट्री क्वेश्चंस आपके समक्ष 20 ही रखा हूं। 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। 8 बिट डेटा एक बड़ा क्वेश्चन है। 8 बिट का डेटा है, उसको एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं किसके द्वारा? इसका आंसर ठीक है। 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है सीरियल इंटरफेस के द्वारा, पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, फायर वायर, इनमें से कोई नहीं। अगर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग को फास्ट करना है तो सीरियल इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं होगा।
सीरियल का मतलब होता है वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। तो अगर एक काम चल रहा है, दूसरा वेट करेगा, दूसरे के बाद तीसरा वेट करेगा, फिर चौथा वेट करेगा, फिर पांचवा वेट करेगा, तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम लोगों ने कंप्यूटर की स्पीड को इनहेंस करने के लिए क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट की। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए क्या किया हम लोगों ने, पाइपलाइनिंग लाई। तो पाइपलाइनिंग से क्या हुआ, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल डेटा को भेजने लगे। तो इसका मतलब अगर आप सीओए को ध्यान में याद करेंगे तो सीओए में पाएंगे कि पैरेलल इंटरफेस के द्वारा एक साथ एक ही समय पे हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे सीओए में है। तो हम लोग अगर एक साथ ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे पैरेलल इंटरफेस के द्वारा अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन की श्रृंखला थी आज। बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन लेके आए थे। कल से थोड़ा क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से भी लाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और एक लंबे क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। 20 क्वेश्चन एक बार रिवाइज करिएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं भी आपके स्टेज से गुजरा हूँ, तैयारी किया हूँ, जाना हूँ, तब जाके कहीं पहुँचा हूँ। तो आप क्या करिए कि इस 20 क्वेश्चन को आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर के फंडामेंटल से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे ये 20 क्वेश्चन। कल कुछ और 40 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसकी श्रृंखला को करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने हर एक सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चंस को लेके लो मीडियम हाई तक जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए अपना खास ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे इसी चैनल पे कंप्यूटर साइंस के एक नए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।